नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में। मैं एस.के. शर्मा आज आपसे एक और महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे की बात करूंगा। और आज हम बात करेंगे दोस्तों रैमजेट के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि स्क्रैमजेट क्या है, क्योंकि स्क्रैमजेट पर यूपीएससी पहले भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। इसी के साथ साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पेस विजन 2025 की। इसरो के अंतरिक्ष लक्ष्य क्या हैं उनकी हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आखिर स्क्रैमजेट क्या है और स्क्रैमजेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है और कैसे वह इतना उपयोगी है कि यूपीएससी की नजरों का चहीता बन चुका है। तो दोस्तों अगर आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहें तो हमें 4 वर्ष का अध्यापन का अनुभव होने के साथ साथ हमने कई बार यूपीएससी साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में प्रवेश लिया है। इसी के साथ साथ हमें आरएएस में भी चयनित होने का अवसर मिला है और हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने जैसा चाहते थे अब हमारी जो नियमित क्लासें हैं वह आपको मंडे टू सैटरडे सुबह ही मिल जाएंगी। आपको दोपहर और शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपसे पूर्णतः लाइव रूप से जुड़े रहेंगे। 10 से 11 बजे हमारी होंगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कक्षा और इकोनॉमी हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं 12 से 1 बजे। और इस पर आप लाइव रूप से हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, हम आप उसका तत्परता से आंसर देंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए सुबह 10 से 11 और 12 से 1 इकोनॉमी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। दोस्तों हम आपको अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से और सवाल पूछने हैं और आपको अपने अनुसार रणनीतियां चाहिए तो आपको हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करना होगा। और उसमें हमने आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी रखी है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक पथ पर और प्रत्येक जगह आपको अपने आप को चेक करते रहना चाहिए और वह संभव हो सकेगा मॉक टेस्ट के जरिए। और अगर आप हमारे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था के साथ साथ समसामयिकी के भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस पढ़ना चाहते हैं तो वह सभी आपको प्लस मॉडल पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों हमारे इस प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वह है 7,000 रुपये प्रति मंथ, जो कि आपके 1 महीने का सब्सक्रिप्शन होगा। परंतु दोस्तों अगर आपको भरपूर फायदा चाहिए तो आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 2,900 रुपये पर मंथ के साथ साथ आपका जो अगला फायदा होगा वह यह होगा कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक अगर हम आपसे जुड़े रहेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी सभी तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने में सक्षम हो पाएंगे। और हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको 65 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक विषय के 3 से 4 ऐसे अध्यापक होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। हमारी प्रतिदिन 30 घंटे से भी ज़्यादा के लाइव सेशन प्लस कोर्सेज पर चलते रहते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार अगर हम देखें सालाना फीस आपकी हो जाती है 35,000 रुपये। परंतु दोस्तों 35,000 रुपये तो अपने आप में ही बहुत कम है। ऑफलाइन कोर्सेज की जो फीस है वह 1.5 से 2 लाख रुपये है। और इसमें भी अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव आपके लिए एक विशेष ऑफर लाया है और वह है 10% का डिस्काउंट। और वह आपको मिलेगा हमारे इस रेफरल कोड SS लाइव को अप्लाई करने पर। और जब आप इसे अप्लाई कर देंगे तो आपकी फीस मात्र हो जाएगी 31,500 रुपये। तो दोस्तों देखिए इससे बेहतरीन कोई भी सौदा नहीं हो सकता। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। और आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जेट इंजन की तकनीक क्या है। हम सीधे आपको चीज़ों को रटाना नहीं चाहते, इसीलिए हम सीधे स्क्रैमजेट और रैमजेट की बात नहीं करेंगे, उसकी विशेषताओं की बात नहीं करेंगे। उससे पहले हम व्यावहारिक रूप से चीज़ों को जानेंगे और इसीलिए हमें पहले पढ़ना होगा जेट इंजन की तकनीक।
आखिरकार यह जेट इंजन क्या है, और उसी का परिष्कृत रूप होगा रैमजेट और स्क्रैमजेट। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जेट इंजन की क्या तकनीक है। तो दोस्तों जेट इंजन जो आपका है वह जेट आंतरिक दहन वायु शोषण इंजन है। यह क्या है दोस्तों, इसका आप इंग्लिश में नाम भी देख लीजिए, यह है जेट इंटरनल कंबस्चन अर्थात दहन यानी कि जलाना, और ब्रीदिंग अर्थात श्वसन जो इंजन, यह है आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, जेट आंतरिक दहन वायु श्वसन इंजन है। अर्थात यह आंतरिक रूप से क्या करेगा, वायु का श्वसन करेगा। यह नाम आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर कहने के लिए देख लेते हैं। यह किस पर, ब्रेटन थर्मोडायनेमिक्स की साइक्लिक प्रोसेस पर आधारित है। इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण बात, टर्बोजेट इंजन का प्रयोग होगा, और इसकी चाल ध्वनि के समान तो नहीं पर ध्वनि के समकक्ष होगी। और दोस्तों आपको अगर कुछ पुरानी आधारभूत कक्षाओं जैसे 9th-10th का याद आ रहा हो तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल होगी दोस्तों लगभग 330 या फिर कुछ बुकों में आपको 320 मीटर प्रति सेकंड भी मिल जाएगी। यह होती है ध्वनि की चाल, और इसे ही हम कहते हैं मैक। इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, उससे पहले आप यह डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में दोस्तों आपसे क्या दिख रहा है, देखो मुख्य रूप से जो जेट इंजन होता है ना, उसके कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका दहन कक्ष अर्थात कंबस्चन चैम्बर। इसमें क्या होगा, वायु का दहन होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है दहन कक्ष। और ये होती है नोजल, नोजल से क्या होता है, आग निकलती है। जो भी हमारा ईंधन होता है, जो प्रणोदक होते हैं, वह जहाँ से निकलते हैं उसे नोजल कहते हैं। और ऊपर आपके यह से एक चैम्बर होता है, इधर एक फ्यूल होगा अर्थात ईंधन होंगे, और इधर की तरफ आपके ऑक्सीकारक होते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि ऑक्सीकारक क्या करते हैं, जलाते हैं, इसीलिए ऑक्सीकारकों को प्रयोग में लाया जाता है। यह होंगे आपके ऑक्सीकारक, और यह इस प्रकार से निकलेंगे। अब दोस्तों एक आधारभूत चीज समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी रॉकेट होते हैं, जेट इंजन होते हैं, प्रणोदक होते हैं, जिनमें जो प्रणोदक यूज में आता है वह क्या करता है, किस नियम पर आधारित होता है। याद कीजिए पुरानी बात, मैंने कहा था वह गति के थर्ड नियम पर, तृतीय नियम पर आधारित होता है। और गति का थर्ड या तृतीय नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। उसमें क्या होता था, जितनी आप क्रिया करेंगे उसके ही विपरीत दिशा में, उसी के अनुपात में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका यह जेट इंजन। इसमें क्या होगा, यहां से ऑक्सीडाइजर को हम पंप करेंगे, डालेंगे, और वैसे ही यहां से क्या करेंगे, ईंधन को डालेंगे। जब यह दोनों मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऊर्जा जैसे ही उत्पन्न होगी वह बहुत तेजी से आग बनते हुए यहां से नोजल से बाहर निकलेगी, और जैसे ही यह नोजल से बाहर निकलेगी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप, जैसे यहाँ पे यह नोजल से बाहर निकल रही है तो इसी के प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या होगा, जो हमारा प्रक्षेपण यान होगा, जो रॉकेट होगा, जो जेट इंजन होगा, वह ऊपर की तरफ भागेगा। तो यह तो थी इसकी बेसिक क्रियाविधि, परंतु अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, जेट इंजन की। तो जेट इंजन में तो कुछ नया होगा ना, इसीलिए तो इसको नाम जेट दिया गया है। तो अब बात आती है कि आखिर यह कार्य कैसे करता है। तो मैंने आपको एक क्या वर्ड दिया था दोस्तों, वापस पीछे देखिए, यह कार्य करता है जेट इंटरनल कंबस्चन ब्रीदिंग इंजन है। यह वायु के आंतरिक दहन पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, वायु का आंतरिक दहन होता है। दोबारा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है, आपका हो रहा है आंतरिक दहन। किसका, वायु का, वायु के आंतरिक दहन
श्वसन पर आधारित है यह। तो देखिए इसी वर्ड में पूरे जेट इंजन की कहानी छुपी हुई है। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, शब्द के अनुसार जाए तो, कि जो वायु है उसका क्या होगा, जब जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे श्वसन करते हैं, वैसे ही यह इंजन जब सांस लेगा तो वायु का अंदर ही अंदर दहन करेगा, उसको जलाएगा, और उसी से क्या होगा, थ्रस्ट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, पावर मिलेगी, जिससे क्या होगा, ईंधन और आसानी से जलेगा और उसको क्या होगा, एक वेग मिलेगा। तो वही होगा आपका आंतरिक दहन वायु श्वसन। अब इसको और परिष्कृत रूप से समझने के लिए हम वापस इस डायग्राम को देखते हैं। दोस्तों यह क्या था आपका, यह था कंबस्टन चैम्बर अर्थात दहन कक्ष, और ये क्या थी, ये थी आपकी नोजल, जहां से क्या होता है, आग निकलती है, ऊर्जा निकलती है, या ईंधन के जलने पर जो निकलती है आग, वह यहां से निकलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, अब एक एक चीज को, इस प्रोसेस को, क्योंकि रैमजेट और स्क्रैमजेट आपको तभी ढंग से समझ में आएंगे जब आप इसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। दोस्तों देखो क्या होता है, आंतरिक दहन से हमें क्या करना है, वायु का शोषण करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, आपके वायु आएगी, क्योंकि वायु श्वसन में क्या होगा, वायु आएगी रॉकेट में। तो जैसे ही वायु आएगी यहां पर, यह मान लीजिए इस प्रकार से वायु यहां पर आ रही है, और वह किसी दर से आ रही है। अब किसी दर से क्या आ रही है, कोई भी दर से आ सकती है जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी। ये क्या हो रही है, वायु का यहाँ पे ऐसे ऊपर से क्या होगा, श्वसन होगा। ये हो गई हमारे पास, वायु आ गई। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक टरबाइन होती है जिसका नाम हम देते हैं टर्बोजेट इंजन। यहां पर क्या होगी दोस्तों, यहां पर एक टरबाइन होगी, ब्लेड्स लगी होंगी, और उसी का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे टर्बोजेट इंजन के रूप में। तो यहां पर होंगी आपके ब्लेड्स, इनमें क्या घुसी, वायु घुसी। वायु जैसे ही घुसी तो ब्लेडों ने, टर्बोजेट इंजन ने क्या किया, वायु को क्या करेंगी, ब्लेडें संपीड़ित करेंगी, कंप्रेस करेंगी। तो यहां पर ऐसे ऐसे खूब सारी वायु इकट्ठी हो गई और सब क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। और यह किस में हुआ, दहन कक्ष में, कंबशन कक्ष में। तो यहां पर आपके क्या इकट्ठी हो गई, संपीड़ित वायु। और वह सब किसने संपीड़न किया, ब्लेड्स ने, टर्बोजेट इंजन ने। टर्बोजेट इंजन की जो ब्लेड थी उनकी शेप ऐसी थी कि जो भी वायु खूब सारे अमाउंट में आ रही थी उनको एक जगह संकुचित कर लिया, बिल्कुल ठुस गई, कंप्रेस हो गई। और फिर कंबस्टन इंजन में जैसे कि इसका नाम है दहन, बहुत ज्यादा वो संकुचित हो गई। तो उनमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। और देखिए एक जगह से क्या हो रहा है, इसमें एक जगह से तो वायु आ रही है और दूसरी जगह से आपके फ्यूल अर्थात ईंधन आ रहे हैं, प्रणोदक आ रहे हैं, ऑक्सीडाइजर से आपको श्वसन की वायु आ रही है। तो जैसे ही क्या हो रहा है, वो बहुत कंप्रेस हो गई। इधर से ईंधन भी है, ईंधन और कंप्रेस हुई वायु में, दोनों में क्या धक्कम हुई, घर्षण हुआ। घर्षण होते ही दहन इंजन में दहन हुआ, जो भी ईंधन था वह जल गया। और जैसे ही वह जला तो वह इस थ्रोट के द्वारा नोजल से होता हुआ ऐसे भयानक आग का रूप लेते हुए, वो भी छोटी मोटी स्पीड नहीं, सुपरसोनिक गैस फ्लो से बाहर निकला, अर्थात ध्वनि की चाल से बाहर निकला। और ध्वनि की चाल कितनी लगभग प्रणाली में कितनी ज्यादा तेजी से, तो वायु आई, फिर वायु को क्या किया, ब्लेडों ने, टर्बोजेट इंजन ने बहुत कंप्रेसित कर दिया, संकुचित कर दिया। इधर से ईंधन भैया भी थे, दोनों में धक्का मुक्की हुई, आग निकली। आग निकलते ही बहुत तेजी से आग निकलकर बाहर निकल गई नोजल से। तो जैसे ही नोजल से आग निकली, यहां हुई प्रतिक्रिया, ऊपर हुई प्रतिक्रिया, और जेट इंजन भैया भाग गए। और जेट इंजन भैया भागते भी तो ध्वनि की चाल से हैं, और ध्वनि की चाल से जैसे ही यह भागते हैं और उससे भी बहुत तेज आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ध्वनि की चाल तो बहुत तेज होती है। ये तो बात थी किसकी, बेसिक जेट इंजन टेक्नोलॉजी की। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, किस पर आधारित था यह आधारित था आपके आंतरिक दहन वायु श्वसन पर,
जिसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक चैम्बर है जिसमें ईंधन आता है और ऑक्सीडाइजर अर्थात वायु वगैरह या कोई ऑक्सीकारक आता है। तो यह तो वायु श्वसन प्रणाली पर आधारित है। तो इसमें क्या हुआ, वायु आई, किसी दर से आई, तो जैसे ही यहाँ पर वायु आई है उसको क्या किया, यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन लगा हुआ था और टर्बोजेट इंजन ने ब्लेडों के सहायता से क्या किया, संकुचित कर दिया, संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, किसमें, दहन कक्ष में। दहन कक्ष में जैसे ही संपीड़ित, संकुचित या कंप्रेस हुआ तो कंबशन, धक्का मुक्की की वजह से ईंधन और वायु ने मिलकर आग लगा दी। आग लगाते ही वह नोजल से निकल गई और बहुत तेजी से निकली, लगभग ध्वनि के चाल के बराबर निकली। तो यह क्या हुई, जेट इंजन की तकनीक। अब दोस्तों आप समझ तो चुके ही होंगे कि जेट इंजन बेसिकली वर्क क्या करता है। तो अब बात आती है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसकी अभी हमने एक नींव ढाल चुके हैं, कि बात है कि रैमजेट और स्क्रैमजेट की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना जेट इंजन टेक्नोलॉजी में, जिसको हमने परिष्कृत किया। तो वह ऐसी कौन सी बात थी, उसी की हम अब चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हमने जेट इंजन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो हमने पाया कि उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए अपेक्षित कुल प्रणोदक की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कि इसमें जो हम फाइनली जब कक्षा, हम पहले तो खूब सारे प्रणोदक भरते हैं, परंतु जब कक्षा में स्थापित करने वाली बात आती है, हम कक्षा के पास पहुंचते हैं तो जो हमारे पास प्रणोदक बच पाते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। तो वह प्रॉपर रूप से कक्षा में स्थापित नहीं कर पाते। यह थी सबसे बड़ी समस्या किसकी, जेट इंजन टेक्नोलॉजी की। और दूसरी समस्या यह थी कि वायु श्वसन प्रणोदक के साथ साथ भविष्य में जब पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान की अवधारणाओं को भी हमें देखना था। क्योंकि क्या था, जेट इंजन टेक्नोलॉजी में एक बार में ही चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो रीयूजेबल नहीं थी, पुनः प्रयोज्य नहीं थी। तो हमें कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना था जिससे यह चीज़ें, जेट इंजन क्या हो सके, रीयूजेबल हो सके, हम इसको दोबारा प्रयोग में ले सके। इसीलिए हमने एक दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। तो इन्हीं प्रकार पे आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया दोस्तों, 3 प्रकार की चीज़ों पर प्रयोग किया। हमने 3 प्रकार के एयर ब्रीदिंग अर्थात वायु श्वसन इंजन बनाए, जिनमें पहला था आपका रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूल मोड रैमजेट इंजन का विकास किया। तो दोस्तों एक बार फिर समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें रैमजेट और स्क्रैमजेट को बनाना पड़ा। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो थी ना दोस्तों, वह यह थी कि जब हम कक्षा में चीज़ों को स्थापित करने जा रहे थे तो हमारे पास जो प्रणोदक बचते थे, जो ईंधन बचता था कक्षा में स्थापित करने का, वह पर्याप्त नहीं था। और जब वह पर्याप्त नहीं था तो हम ढंग से उपग्रहों को कक्षा में नहीं छोड़ पाते थे। यह सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरा मिशन ही फेल हो जाता अगर वह काम ढंग से नहीं हो पाता। तो फिर दूसरी बड़ी समस्या यह हुई दोस्तों कि हम क्या करना चाहते हैं, प्रक्षेपण यानों को दोबारा यूज में लेना चाहते हैं, पुनः प्रयोज्य करना चाहते हैं, रीयूजेबल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना था जो ईंधन को सही तरीके से प्रयोग में ला सके और जो हमारा प्रक्षेपण यान हो वह रीयूजेबल हो सके, पुनः प्रयोज्य हो सके। इसीलिए हमने 3 प्रकार के इंजनों का विकास किया। पहला था आपका रैमजेट इंजन, दूसरा था स्क्रैमजेट इंजन और फिर हमने किया ड्यूल मोड रैमजेट इंजन। तो आखिर अब आप समझे कि ऐसी कौन सी कहानी थी जिसके पीछे हमें यह सारी माथाफोड़ी करनी पड़ी, जेट इंजन समझना पड़ा और फिर रैमजेट और स्क्रैमजेट बनाने पड़े। क्योंकि अगर आपको बेसिक ढंग से पता होगा ना कि क्या आवश्यकता थी, तभी आप चीज़ों को विजुलाइज कर पाएंगे, उसकी क्रिटिकलिटी समझ पाएंगे और यूपीएससी के कथन कारणों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर रैमजेट इंजन क्या है और क्या फ़र्क है स्क्रैमजेट और
रैमजेट इंजन में। तो दोस्तों रैमजेट इंजन वाहन की अग्रनीति का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन और संपीड़न के दहन कर लेता है, इसीलिए यह क्या होता है, अधिक परिष्कृत होता है। एक बार फिर देखो कि रैमजेट इंजन वाहन की अग्रगति का उपयोग करके आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीड़न के दहन के लिए संपीड़ित करता है और ईंधन को दहन कक्ष में अंतक्षेपित किया जाता है, जहां वह गर्म संपीड़ित हवा के साथ साथ मिलकर प्रज्वलित होता है। अब देखिए रैमजेट इंजन में हमने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि जिसमें जब वो है अग्रगति करे, फॉरवर्ड मोशन करे, तो ये वर्ड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना घूर्णन के। बिना घूर्णन के वह क्या कर लेता है, संपीड़न कर लेता है। याद कीजिए जेट इंजन टेक्नोलॉजी को, जिसमें टर्बोजेट इंजन की टरबाइन की जो ब्लेडें थी वह आने वाले श्वसन को संपीड़ित कर रही थी, घूम रही थी, और इसने क्या किया, बिना किसी घूमने के, बिना किसी घूर्णन के संपीड़क कर लिया, अर्थात रोटेशन कंप्रेशन कर लिया बिना किसी घूमे। यही है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। और इसी घूर्णन के बाद क्या हो पाया, दहन हो पाया, और फिर इसने उसी जो कंप्रेस्ड एयर होगी उसे कंबस्शन चैम्बर अर्थात दहन कक्ष में भेज दिया, जहां ईंधन और दहन कक्ष के अंदर कंप्रेस्ड एयर दोनों साथ साथ जल पाए। तो इस पूरे टॉपिक में मेन जो याद रखने वाली बात है, जो आपके नोट्सों में होनी चाहिए, वह यह है बिना घूर्णन। ये देखिए केवल इतनी सी बात आप लिख लेंगे और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका काम हो गया कि इसमें रैमजेट में क्या होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, इस रैमजेट में होता है बिना घूर्णन के संपीड़न, बिना घूमे, बिना किसी घुमावदार चीजों के सीधा सीधा काम करता है, इसीलिए ढंग से कर पाता है। बस इतना ध्यान रखिए, बिना घूर्णन के यह क्या कर लेता है, संपीड़न, और वह दहन कक्ष में जल जाता है। यही है मेन कॉन्सेप्ट रैमजेट का। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है रैमजेट का। अब इसको हम थोड़ा और डायग्राम से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बिना घूर्णन के भी संपीड़न हो पा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न जब अपने आप से आप पूछेंगे कि तो अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी प्रश्नों को ढंग से हल कर पाएंगे। आपके मन में ये विचार आना अत्यंत आवश्यक है कि ऐसा क्या हुआ जेट इंजन में जो बिना घूर्णन के भी संपीड़न हो पाया। तो आप जिज्ञासु हैं, तभी आप विज्ञान प्रौद्योगिकी समझ पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि मुझे सिर्फ यह एक लाइन रट के निकल जानी है, तो यूपीएससी आपको पक्का फंसा लेगा, और यूपीएससी फिर क्या करेगा, आपके पॉजिटिव मार्क्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। इससे बढ़िया तो अगर आपको नहीं आता तो कम से कम 0 मार्क्स तो आते हैं ना। अब तो आप नेगेटिव लेके बैठे हैं, इसलिए रटिए बिल्कुल मत, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, जिज्ञासा पैदा कीजिए कि भैया ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो वही देखते हैं हम। उसमें क्या था दोस्तों, क्या थी, टरबाइन थी। इसमें हमने यूज किया है एक इनलेट, जिसको क्या कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, फ्यूल को यह इंजेक्ट करेगा। तो ऐसे क्या होगा इसमें देखिए पहले में क्या थी, पूरी जगह खुली हुई थी ऐसे, पर अब इसमें क्या हुआ कि इसमें तो भैया बस इतनी सी जगह बची हुई, और यह जो फ्यूल इंजेक्टर है इससे क्या होगा, फ्यूल आएगा। तो जब ये जगह ही कम हो गई और उसमें भी फ्यूल आ रहा है, तो मान लीजिए एक बार तो प्रेशर से बहुत फ्यूल आ रहा है और एक उसके पास जगह भी कम है, तो चीज़ें क्या होंगी, सुकड़ जाएंगी। एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कोई लिफ्ट है, उसमें पहले से ही 2 मोटे मोटे आदमी हैं, ऊपर से आपको भी उसके अंदर ही जाना है और पीछे से आ रहा है धक्का। तो एक तो बात यह है कि धक्का आ रहा है, यानी प्रेशर से क्या हो रहा है, श्वसन होने के लिए वायु आ रही है, और ऊपर से अंदर लिफ्ट में भी जगह नहीं है। तो एक तो आप लिफ्ट की वजह से कंप्रेस हो गए क्योंकि उसमें जगह नहीं थी, दूसरा का पीछे का धक्का है जो आपको आगे और जल्दी क्या करेगा, संपीड़ित करेगा, कंप्रेस करेगा। तो वैसे ही यह वर्क करता है। इसमें क्या करेगा, फिर उसके बाद में ही यहाँ नोजल से क्या निकलेगी, आग निकलेगी, और आग निकलते ही यहाँ क्रिया होगी, और इसके अपोजिट में प्रतिक्रिया स्वरूप आपका रैमजेट इंजन उड़ जाएगा।
तो समझ में आया इसमें क्या थी सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की, कि क्या होगा, बिना घूर्णन के ही क्या होगा, संपीड़न होगा और उसके साथ ही दहन होगा। यही है मेन बिंदु इस पूरी प्रोसेस का। बस सिर्फ इसको ध्यान रखें और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। अब दोस्तों यह तो बात हो गई रैमजेट की बेसिक की। अब चलो कुछ विशेषताएं देख लें। तो उसमें देखो क्या है, यह वायु श्वसन जेट इंजन है। ऑब्वियसली सारे के सारे क्या होंगे, एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है ना रैमजेट और स्क्रैमजेट की, उसमें भी अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, रैमजेट की। स्क्रैमजेट पे हम आएंगे। तो उसकी महत्वपूर्ण बात है कि यह पराध्वनिक चाल 3 मैक से लेके 6 मैक तक की गति में संचालित हो सकता है। यह किसकी विशेषता है, यह है आपके रैमजेट की, कि जो आपका रैमजेट इंजन है वह पराध्वनिक अर्थात सुपरसोनिक अर्थात ध्वनि की चाल से भी ज्यादा, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड। और देखो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, उसकी रेंज होती है 3 मैक से ज्यादा और 6 मैक से कम। और देखो 1 मैक जैसा मैंने आपको बताया था, ध्वनि की चाल थी 330 मीटर प्रति सेकंड। जब उसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो वह हो जाती है 1192 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब ये 1 मैक इतना है तो सोचिए जब यह 3 मैक होगा, इसका तिगुना होगा, तो कितनी ज्यादा साउंड होगी, कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, कि जितनी तेजी से मेरी आवाज़ कहीं गूंज रही होगी उससे भी कितनी ज़्यादा तेजी से आपका जेट इंजन जा रहा होगा। यही होती है सुपरसोनिक स्पीड या पराध्वनिक चाल, जो कि किसकी विशेषता है, रैमजेट इंजन की। रैमजेट इंजन वर्क करता है आपके 3 मैक से लेकर 6 मैक तक की स्पीड के साथ। और जो सिंपल जेट इंजन था वो ध्वनि की चाल अर्थात लगभग 1 मैक के समकक्ष ही कार्य करता था, और ऑपरेशनल टाइम में तो वह आधे मैक पर ही कार्य कर पाता है। तो यही कारण था कि हमें क्या करनी थी, स्पीड बनानी थी, प्रणोदक ढंग से यूज में लेने थे। इसीलिए हमने बनाया था रैमजेट, ताकि टर्बोजेट इंजन वाली एनर्जी वेस्ट ना हो, ब्लेडों का यूज ना हो और बिना घूर्णन के ही संपीड़न हो सके और दहन हो सके। तो यही था आपका रैमजेट इंजन। अब आता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, और वो फेवरेट टॉपिक है स्क्रैमजेट। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, स्क्रैमजेट अर्थात सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट, सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट, पराध्वनिक दहन रैमजेट। परंतु दोस्तों अब यह क्या है, सिर्फ पराध्वनिक नहीं रहा है, यह अति पराध्वनिक चाल अर्थात हाइपरसोनिक स्पीड से भी चलता है। यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड जो कि है 6 मैक से लेकर 24 मैक तक इसका संचालन होता है। देखिए दोस्तों, इसको स्क्रैमजेट क्यों कहा गया, क्योंकि स्क्रैमजेट में क्या हुआ कि हमें स्पीड अब और ज़्यादा बढ़ानी थी, और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, और ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ी जिससे यह बढ़ सके। और अभी हम आगे बात करेंगे कि वह कौन सी चीज़ें थी। संक्षिप्त में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमने अब क्या कर लिए हैं, हमने किए हैं हाइड्रोजन फ्यूल्स यूज़, इसी से इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई, और यह अब सुपरसोनिक से भी कहीं आगे हाइपरसोनिक स्पीड पर निकल गया, अति पराध्वनिक स्पीड पर निकल गया। परंतु जो अति पराध्वनिक स्पीड है वह भी तो पराध्वनिक की ही है ना, क्योंकि पराध्वनिक से भी ज़्यादा अति पराध्वनिक, इसीलिए इसको कहते हैं स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट। यह है इसकी मेन विशेषता। और इसकी स्पीड कितनी हो गई अब, 6 मैक से
24 मैक तक। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या आया था, लगभग आधे मैक तक काम करने वाला जेट इंजन टेक्नोलॉजी। फिर आई हमारे पास 3 से 6 मैक तक काम करने वाली रैम जेट टेक्नोलॉजी, जिसकी विशेषता क्या थी, बिना घूर्णन के ही संपीड़न एवं दहन करना। फिर आया हमारे पास उसी रैम जेट का एक उन्नत वर्जन, एक परिष्कृत रूप, और वह क्या था, स्क्रीम जेट। स्क्रीम जेट मतलब सुपरसोनिक कंबस्शन रैम जेट, जिसकी स्पीड अब कितनी हो गई, हमारे पास हाइपरसोनिक स्पीड के बराबर हो गई। यानी कि अब कितना स्पीड दे सकता है वह, अति पराध्वनिक अर्थात 6 मैक से 24 मैक तक। और 1 मैक कितनी होती है, लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी ज़्यादा स्पीड पर कार्य करता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से यह सब कार्य हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी संरचना अगर हम देखना चाहें तो इसमें क्या अलग अलग किया हमने, फ्यूज इंडक्टर का तो हम रैम जेट में यूज़ कर ही चुके थे, नोजल का हम यूज़ कर चुके थे किसमें, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर क्या होता था, बर्नर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कंबस्टन चैम्बर है। पर अब जो हमने नया यूज़ किया है वह यूज़ किया है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्या करेगा, आपके क्या करेगा, एयर को डिफ्यूज़ करेगा। किस टाइम पर कितनी एयर डालनी है, किस स्पीड से एयर डालनी है, उन सबको डिफ्यूज़ करके डालेगा, उनको सही तरीके से मिक्स करेगा। ऐसे ही नहीं कि बिना इन कंट्रोल्ड वे में सब कुछ आ रहा है। अब यह डिफ्यूज़ करेगा अपने अनुसार, यानी कि जो एयर की मात्रा थी, जो ऑक्सीकारक की मात्रा थी, जो ईंधन को ढंग से चला रही थी, उसे भी हमने क्या किया, नियंत्रित किया और परिष्कृत रूप से यूज किया। इसी के लिए हमने लगाया डिफ्यूजर। यही इसी की वजह से रैम जेट बन पाया स्क्रैम जेट। यहां आप देख सकते हैं कि यहां से तो क्या निकलेगी, आपके गैस निकलेगी जो कि ईंधन के जलने से निकलेगी। यहाँ आपका नोजल होगा, ये आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये है आपका दहन कक्ष। यहाँ पर क्या होगा, ईंधन जलेगा। और ये है मेन चीज जो इसमें नहीं है, यहाँ पे हमने लगा दी सबसोनिक डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या करेगा, ईंधन और जो आपके ऑक्सीकारक होंगे, श्वसन वायु होंगे, उन सबको ढंग से जलाएगा, उसी तरीके से यह कार्य करेगा। और ये सब आपके फ्यूल इंजेक्टर और ये है। तो देखिए जो मेन चीज है जिसे हमें याद रखना है वह है स्क्रैमजेट की गति। स्क्रैमजेट अब क्या कर सकता है, अति पराध्वनिक स्पीड पर कार्य कर सकता है, हाइपरसोनिक स्पीड पर कार्य कर सकता है, अर्थात 6 मैक से लेकर 24 मैक तक की गति पर कार्य कर सकता है। और जो यूपीएससी ने पूछा था वह यह था, क्या स्क्रैमजेट वायु को अपने अंदर लेकर एज ए ऑक्सीकारक यूज कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही तो मेन सिद्धांत है स्क्रैमजेट का। स्क्रैमजेट क्या करेगा, वायु शोषण करेगा, जो वायुमंडल में वायु होगी उसी को यूज कर लेगा एज ए ऑक्सीडाइजर, अर्थात ऑक्सीकारक के रूप में क्या यूज आएगी, वायुमंडलीय वायु। तो यहां पर कौन सा ऑक्सीकारक यूज आएगा दोस्तों, वायुमंडलीय वाली वायु, यानी कि ऊपर जाने के बाद जो आपके पास वायु होगी उसी से काम चला लेगा स्क्रैमजेट। इसीलिए अब हमें कम प्रणोदक भरने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीकारक कम भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बाहर अंतरिक्ष में जितनी वायु घूम रही है ना, उसी वायु से काम चला लेता है। क्योंकि वहां पर जो इसको काम की ऑक्सीजन मिलेगी, जो भी काम की वायु मिलेगी, उसी से काम चला लेगा स्क्रैमजेट। यानी कि स्क्रैमजेट क्या है, जुगाड़ू आदमी है, बाहर की चीज़ों से ही काम चला लेता है, इसीलिए इसका काम बहुत आसान हो गया था। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी स्क्रैमजेट की।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से समझते हैं कि यह सब चीज़ें किस प्रकार से चली। दोस्तों जेट इंजन में हमने क्या देखा था, जेट इंजन में टर्बोजेट की ब्लेडों से चीज़ें कंप्रेस होकर आ रही थी, वायु कंप्रेस होकर आ रही थी, इसीलिए स्पीड कम मिल पा रही थी। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, रैम जेट में बिना घूर्णन वाला एक इनलेट लगा दिया, जिससे क्या हुआ, वह फ्यूल और उसको ढंग से मिला रहा था श्वसन को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। स्पीड परंतु अब कितनी बढ़ी, पराध्वनिक स्पीड तक हो गई, सुपरसोनिक स्पीड अर्थात 3 मैक से 6 मैक तक हो गई। फिर आया हमको उससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए भैया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि प्रणोदक कम यूज हो। तो फिर आया हमारा स्क्रैमजेट भैया, सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट। ये भैया ने क्या किया कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना, उसी से काम चला लिया, और उसी से काम चला लिया तो फिर क्या हुआ, इसकी जो स्पीड थी, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यूज की हमने, वह यूज की डिफ्यूजर, कि कितना ऑक्सीकरण किस प्रकार से मिलाया जाए, उसका सही तरीके से प्रयोग करने से स्पीड हमारी और बढ़ गई। और फिर इस प्रकार से स्क्रैमजेट ने क्या किया, अति पराध्वनिक स्पीड को भी प्राप्त कर लिया। इसीलिए स्क्रैमजेट और ज़्यादा उपयोगी हो पाया और हमारे काम आ पाया। दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं उनका आप एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब दोस्तों यह तो हमने समझा कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हमने देखा कि जो हमारे पास रैम जेट इंजन है उसमें जेट इंजन से क्या क्या भिन्न है, फिर उसी का परिष्कृत रूप आप सभी के सामने आया स्क्रैमजेट, वह किस प्रकार से कार्य करता है। यह सब हो जाने के बाद में हमारा जो जेट इंजन की बेसिक टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन था वह पूरा होता है। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की, अंतरिक्ष के लक्ष्यों की, इसरो के विजन की। इसरो का क्या है, स्पेस विजन क्या है, क्योंकि दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए। इसका प्रयोग आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं कि यह हमारे इसरो का स्पेस विजन है। और स्पेस विजन का मतलब है यह अंतरिक्ष के लक्ष्य हैं, इन सब चीज़ों को इसरो को प्राप्त करना है। यह मोटो है इसरो का, और यह ऑथेंटिकेटेड रूप से उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन्हीं सभी को समझाने के लिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि अंतरिक्ष लक्ष्य में क्या क्या समाहित है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंतरिक्ष के अब आगे की संभावना क्या है और उसमें किस किस प्रकार के कार्य हम करने जा रहे हैं। तो उन्हीं की आधारशिला है अंतरिक्ष लक्ष्य 2025, जिसमें आपको पहला लक्ष्य दिया गया है अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने के लिए प्रक्षेपण वाहनों व तत्संबंधित प्रौद्योगिकी का अभिकल्पन व विकास। अर्थात अंतरिक्ष तक हमें और ज़्यादा पहुंच बनानी है, और सभी कार्यों को कारगर रूप से करने के लिए हमें जितने भी लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान बनाने पड़ेंगे, चतुर्थ श्रेणी के बाद और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना पड़ेगा, वह सब हम करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रौद्योगिकी का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए विकास करेंगे। यह पहला लक्ष्य है इसरो का। दूसरा लक्ष्य है भूपर्यवेक्षण, संचार, दिशा निर्देशन, मौसम विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों व तत्संबंधित प्रौद्योगिकी का अभिकल्पन व विकास। अर्थात भूपर्यवेक्षण अर्थात जो लैंड सर्वे होगा, जो कृषि को सहायता प्रदान करेगा, उसमें अर्थात कृषि के लिए भूपर्यवेक्षण में, संचार अर्थात कम्युनिकेशन में, दिशा निर्देश अर्थात डायरेक्शन में, और वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम विज्ञान के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान के लिए जितने भी उपग्रह होंगे, उनसे संबंधित जो भी प्रौद्योगिकियां होंगी, उनका हम विकास करेंगे। अर्थात इसरो का क्या लक्ष्य है कि उसे लैंड सर्वे भी देखना है, वेदर फोरकास्टिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी देना है, और
आपका कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है। यही दूसरा लक्ष्य है इसरो का। तीसरा लक्ष्य है आपका दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण तथा विकास संबंधी अनुप्रयोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनका इंसैट कार्यक्रम क्या करना है, चलाना है। यह लक्ष्य आपको बताता है कि जो दूरसंचार है, टेलीविजन प्रसारण है और इन सब का जो विकास होता है वह इनसैट नाम के उपग्रह कार्यक्रम से होता है, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम। इसमें ही हम टेलीविजन और दूरसंचार प्रसारण के लिए उपग्रह छोड़ते हैं। और फिर अगले लक्ष्य में आपके पास आता है उपग्रह आधारित चित्रों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा पर्यावरण के मॉनिटरिंग के वास्ते भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS। दोस्तों IRS उपग्रह क्या करते हैं? IRS उपग्रह करते हैं आपके चित्र एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण का निरीक्षण। तो दोस्तों इसने आपको बताया कि जो IRS उपग्रह होते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह हैं, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह हैं, उन उपग्रहों से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए चित्र लेते हैं और पर्यावरण का निरीक्षण करते हैं। यह भी इसरो का लक्ष्य है। फिर इसरो का लक्ष्य है सामाजिक विकास तथा आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका एक काम यह भी है कि वह सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास करे और डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन के सहायता के लिए अंतरिक्ष की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो उपग्रह हैं, जो प्रक्षेपण यान हैं, उनका यूज करे। फिर आता है आपके अगला लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रही अन्वेषण में अनुसंधान एवं विकास कार्य, अर्थात जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस साइंस है, उसमें और जो हम प्लैनेट की खोज कर रहे हैं, ग्रहीय जो अन्वेषण है, उसमें हम क्या करें, रिसर्च करें और क्या करें, डेवलपमेंट के कार्य करें। अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसरो का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान में और ग्रही अन्वेषण में हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है और डेवलपमेंट के लिए कार्य करने हैं। तो दोस्तों यह तो बात हो गई हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी की। अभी तक हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी, जैसे कि कक्षाएं क्या हैं, प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं, उनमें आने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे क्रायोजेनिक्स क्या थी। फिर हमने आज जाना कि रैमजेट और स्क्रैमजेट किस पर कार्य करते हैं। इसके बाद हमने इसरो के मंसूबे भी जान लिए कि इसरो के अंतरिक्ष लक्ष्य क्या हैं 2025। अब दोस्तों अब हम आपसे अगले लेक्चर्स में कुछ समसामयिकी के महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे मंगलयान की, चंद्रयान की, गगनयान की। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसी श्रृंखला में हम पढ़ाएंगे। पर उससे पहले कि वह श्रृंखला हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से यह सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उसी को समझने के लिए हम आपके सामने कुल 2 प्रश्न उसके आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका, यह यूपीएससी ने पूछा था 2015 में। यूपीएससी ने यह प्रश्न 2015 पे पूछा था, स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित था यह प्रश्न। अब ध्यान से देखिए और देखिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है, क्योंकि प्रश्नों को हल कर कर ही आपकी रणनीतिक तैयारी और तैयारी जिस भी प्रकार की है उसका पता लगेगा। क्योंकि बिना टेस्टिंग के तो कोई उपकरण भी नहीं चलाया जाता। तो यह तो सिविल सेवा है और आपको तो लोगों के क्या करना है, पूरा जीवन चलाने के लिए योजनाएं बनानी है, तो आपकी टेस्टिंग होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो निम्नलिखित क्रियाकलापों में से भारतीय दूर संवेदन का प्रयोग किनमें किया जाता है। आपका पहला, देखो अभी अभी मैंने आपको लक्ष्य पढ़ाए हैं और उसी पर क्या आ गया, आपका प्रश्न आ गया, भारतीय दूर संवेदन अर्थात इंडियन रिमोट सेंसिंग। अर्थात क्या हुआ, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट थे जिनकी अभी अभी हमने बात की थी लक्ष्यों में, वहां से ही यह क्वेश्चन है। और दोस्तों कई बार क्या होता है,
बेसिक कन्वेंशनल बुक्स में या मटेरियल्स में आपको लक्ष्य देखने को ही नहीं मिलेंगे। स्पेस विजन 2025 क्या है आपको पता ही नहीं होगा, तो ऐसे आसान से प्रश्न आपको परेशान करेंगे और आप नेगेटिव मार्क्स ले आएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था, जब फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति में, कि आपके संसाधन बहुत ही सीमित होने चाहिए और रिवीजन अधिकतम होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो उसी के आधार पर आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे केवल ऑथेंटिक सोर्स का एक 5 लाइनों का स्टेटमेंट लेने से ही आपके 8-10 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से भारतीय दूर संवेदन का प्रयोग किसमें किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका फसल की उपज का आकलन। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया यह किसमें आएगा, आपके आएगा यह भू पर्यवेक्षण में, जो किसका काम है, IRS सैटेलाइट का, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। तो क्या हुआ, यह हुआ भू पर्यवेक्षण, तो इसलिए यह होगा बिल्कुल सही। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वह भी आधारित है भूजल संसाधनों का स्थानांतरण। मैंने आपको इसी ऑप्शन में बताया था कि संसाधनों के विकास के लिए यह क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है, और यह भी किसका है, भूजल का। तो यह भी किस में आ जाएगा, लैंड सर्वे में आ जाएगा। तो यह भी काम हो गया भू पर्यवेक्षण का। फिर आया आपका खनिजों का अन्वेषण। दोस्तों तो खनिजों का अन्वेषण भी क्या है, भू का ही पार्ट है, पृथ्वी का ही पार्ट है। तो यह भी हो गया भू पर्यवेक्षण। देखो कितना आसान था। अगर आपने एक ऑथेंटिक सोर्स की सिर्फ एक लाइन ढंग से पढ़ी है तो यह क्वेश्चन बच्चों का खेल है, और अगर वह ऑथेंटिक सोर्स आपने यूज नहीं कर लिया, चाहे दुनिया भर के मटेरियल पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है वह आपको कंफ्यूज कर डालेगा। क्योंकि यह 3 ऑप्शन सही करते ही मैक्सिमम छात्र सोचते हैं कि चौथा ऑप्शन भी सही होगा, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, दूरसंचार। दूरसंचार क्या करेगा दोस्तों, यह किसका काम है, साफ साफ लिखा था अंतरिक्ष लक्ष्यों में, यह काम होगा हमारे इनसैट वाले कार्यक्रम का। किसका काम होगा, यह अंतरिक्ष के हमारे जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं, भारतीय उपग्रह हैं, यह उसका काम है। तो दूरसंचार कौन देता है हमें, इनसैट कार्यक्रम, इंसेक्ट प्रोजेक्ट। तो यह किसी भी प्रकार से IRS सैटेलाइट नहीं देंगे। IRS सैटेलाइट भू पर्यवेक्षण कर रहे थे, और बाकी कार्यों में आप यहां देख सकते हैं कि जो IRS सैटेलाइट थे आपके, वह क्या कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर रहे थे और पर्यावरण की मॉनिटरिंग कर रहे थे। केवल यही 2 कार्य कर रहे थे। तो उसी पर आधारित था आपका यह प्रश्न, जो मैं उदाहरण से स्पष्ट कर चुका हूं कि ऑथेंटिक सोर्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और सिर्फ वही पढ़ने चाहिए। तो इसीलिए यह क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। परंतु अगर आपने ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़े हैं, यह अंतरिक्ष लक्ष्य नहीं पढ़े हैं, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो अगर आपने यह ऑप्शन जल्दी जल्दी में देखा और इसको सही कर दिया, तो आप क्या करेंगे, डैश टिक करेंगे और आप नेगेटिव मार्क्स ले आएंगे। परंतु यह गलत है। तो आप देखिए ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है, और ऊपर के तीनों हमारे सही थे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और वह ऑप्शन है आपका ए, जिसमें है 1, 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों अब पता चल गया होगा आपको कि ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस प्रकार से पढ़ने चाहिए। यही डिफरेंस है हमारे इस साइंस एंड टेक के लेक्चरों में और अन्य संस्थानों के रटी रटाई चीज़ों को पढ़वाने में, क्योंकि अब बदलता हुआ मौसम है UPSC का, दिन प्रतिदिन रुझान बदल रहे हैं। तो आपको सीमित और ऑथेंटिकेटेड सोर्स ही यूज़ करने चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने में और स्टूडेंट्सों को नई नई चीज़ें दिखा के डराने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ होता है
हर चीज का एक आईना होता है ज्ञान। ज्ञान अगर आपको बढ़ रहा है तो आपकी चीजें सुलझेंगी, आपको और ज्यादा समझ में आएगा और आपकी जो निर्णायक क्षमता है वह और बढ़ेगी। और अगर आपकी कुछ चीजें नहीं सुलझ रही हैं, आप कुछ भी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है, तो समझ लीजिए आपका जो पढ़ने का तरीका है वह बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज्ञान क्या करता है, चीजों को सुलझाता है, निर्णायक क्षमता बढ़ाता है। वही ज्ञान होता है जो आसान है और चीजों को परिष्कृत रूप से हमारे पास सामने लाता है। जो धुंधली घटा है, हर टॉपिक में जो कंफ्यूजन है वह जो दूर कर रहा है, वही ज्ञान होता है। ज्ञान कभी भी भटकाता नहीं है। तो अगर आपकी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही हो और कंफ्यूज्ड हो तो समझ लेना आपका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है। आप सही तरीके से और सही रणनीति के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है हिंदी मीडियम के छात्रों का विफलता का। क्योंकि वह पढ़ तो लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें और रट भी लेते हैं, परंतु उनको समझते नहीं हैं। और अगर समझेंगे नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। क्योंकि यूपीएससी का जो मटेरियल है वह अथाह है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, वह हमारी क्षमता से परे है। इसीलिए केवल लिमिटेड सोर्सेज हों, ऑथेंटिक सोर्सेज हों, और जब जब आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाए तो समझ लीजिएगा आपकी रणनीति गलत है, आपके पढ़ने का तरीका गलत है, आप गलत चीजें पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और देखिए जो यातायात अध्ययन है वह तो बहुत ही बकवास टॉपिक है। इसमें तो ट्रांसपोर्ट का अध्ययन थोड़ी करेगा हमारा कोई, जो भी है आईआरएस सैटेलाइट। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए, अर्थात ऑप्शन 1, 2 और 3। तो ये तरीका होता है ऑप्शंस को हल करने का। ध्यान देना, ऐसे ही टिक करके मेन कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है और रिलेट करना है कि किस ऑथेंटिक सोर्स से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि आधारित है जेट इंजन पर। देखिए इसमें पूछा गया है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। किस किस के बारे में, रॉकेट और जेट इंजन। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः अंतरिक्ष गति के लिए अनुपयुक्त है। क्या बोला दोस्तों इसमें आपसे कि जेट इंजन क्या करता है, ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और क्या करता है, अंतरिक्ष गति के लिए अनुपयुक्त है। तो दोस्तों एक बात बताइए, आपसे इसमें पूछा क्या गया है, सही कथन। चलो इस कथन पर आने से पहले हम अगला कथन भी देख लें। अगला कथन है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस में और ईंधन में वहन करता है। दोस्तों क्या रॉकेट ऐसा करता है? क्या ऑक्सीजन पूर्ति को वह गैस और ईंधन में वहन करता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉकेट कभी भी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए गैस में और ईंधन में वहन नहीं करता। यह हमने अपनी जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी थी उसमें देखा था। यही तो मेन फर्क था रॉकेट में और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में। तो यह ऑप्शन क्या है, पूर्णतः गलत है। और अगर दूसरा ऑप्शन ही पूर्णतः गलत हो गया तो कौन कौन सा ऑप्शन बचा आपके सामने वह आप देख सकते हैं। ब ऑप्शन गलत हो गया और स ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास बचा द और ए। अब देखिए पहला सेंटेंस ही तो घुमाने वाला है यूपीएससी का, ऐसे ही घुमाता है यूपीएससी सेंटेंस। ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, आपको लग रहा होगा कि यह सही है और आपको यह भी लग सकता है यह गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग काम है। अधिकतर छात्रों को यह लगता है यह ऑप्शन गलत है, परंतु दोस्तों यह ऑप्शन पूर्णतः सही है। यह कैसे सही है? क्योंकि देखिए जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए क्या करेगा, परिवेश की वायु का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और क्या यह अंतरिक्ष गति के लिए अनुपयुक्त है? बिल्कुल सही बात है। अब आपको लग रहा होगा कि यह परिवेश की वायु को कैसे यूज करेगा। दोस्तों यह यूज तो करता है,
और यूज करता है, और यह अंतरिक्ष के प्रयोग के लिए, अंतरिक्ष की गति के लिए अनुपयुक्त होता है। इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ा, स्क्रैमजेट बनाना पड़ा, रैमजेट बनाना पड़ा, क्योंकि इसकी चाल क्या थी, ध्वनि के समकक्ष थी। ऑपरेशनल स्टेज में लगभग ध्वनि की चाल के आधे के बराबर थी। इसी की वजह से उसी को बढ़ाने के लिए तो हमने रैमजेट बनाया, स्क्रैमजेट बनाया। तभी अगर यह अनुपयुक्त ही नहीं होता तो फिर हमें क्या जरूरत थी बनाने की, इसी के लिए तो हमें यह बनाना पड़ा था। इसीलिए यह पूर्णतः सत्य ऑप्शन है। आपको यह देखने में फर्स्ट गो में ऐसा लगेगा कि यह गलत है, परंतु यह बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी की गति को बढ़ाने के लिए यह अनुपयुक्त था, हम इसको ढंग से यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने रैमजेट और स्क्रैमजेट बनाए थे। यही कारण है जो हमारे क्यू वाली स्लाइड में छुपा हुआ था, क्योंकि हमारी जो स्लाइड थी स्क्रैमजेट और रैमजेट वाली, जिसमें क्यू का सवाल था, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये जो वाली स्लाइड थी क्यू वाली, ये इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है कि आपका जो पहला कथन है वह क्यों सही है, क्यों अनुपयुक्त है जेट इंजन की तकनीक। तो इस प्रकार से आपको पता लगा कि किस तरीके से व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से पढ़ने से आप ऐसे सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यही है यूपीएससी की स्टाइल, क्योंकि यूपीएससी की अपनी पढ़ने के तरीके से ज़्यादा हमें शत्रु के, सामने वाले के कौन कौन से भेद हैं उन्हें पता करना होगा, उनके बारे में रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा हो या कोई युद्ध हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सामने वाले की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, वह कहां कहां कौन कौन से गेम प्लान करके बैठा हुआ है, उसे पता करना अत्यंत आवश्यक है, और उसी के हिसाब से आपकी रणनीति बननी चाहिए। इसीलिए मटेरियल पढ़ने के 10-10 घंटे पढ़ के रटने से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है यूपीएससी के इस पूरे गेम प्लान को समझना, जिसे हम आपको व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से पढ़ते हुए अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आप ईयरली सब्सक्रिप्शन अप्लाई करें तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। और उसकी जो फीस होगी, अगर आप हमारा यह SS लाइव कोड रेफरल यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और फिर आपकी फीस मात्र 31,500 रुपये हो जाएगी। और अगर 31,500 रुपये हो गई तो यह फीस ऑलमोस्ट नगण्य है, क्योंकि यही फीस ऑफलाइन कोचिंगों में दिल्ली के मुखर्जी नगर में आपसे सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए ले ली जाती है। और आप कोचिंग की बात तो छोड़िए, वहाँ पर तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपसे लेंगे, और पढ़ाएंगे भी 1-2 सब्जेक्ट ही, और वह भी पूरे कंप्लीट नहीं, बाकी चीज़ें तो छोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर आपके पास एक ही सब्जेक्ट को 4 से 5 एजुकेटर से पढ़ने का ऑप्शन है, और पूरे कोर्स की गारंटी है। और आप कभी भी हमारी रिकॉर्डेड क्लास इजीली देख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे चैट कर सकते हैं। दिल्ली में 400-500 स्टूडेंट्स की भीड़ में व्यक्तिगत क्वेश्चन कर पाना एक बहुत ही बड़ा कठिन परिश्रम का कार्य है, जो कि प्रैक्टिकल रूप से संभव ही नहीं है। यहाँ पर आपको प्रतिदिन 30 से ज़्यादा घंटों की एवरीडे क्लासेस मिल रही हैं, तो इसका लाभ उठाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारा यह रचनात्मक और व्यवहारिक तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमें उत्साहित करते हैं, और इसी प्रकार से हम आपके सामने अब मंडे से प्रतिदिन सुबह ही प्रस्तुत होंगे, जो कि पूर्णतः लाइव सेशन होगा। आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब हम आपको हमारे सेशन में ही देंगे। तो 10 से 11 हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और 12 से 1 हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जिसमें हमने अब चालू किया है क्या, आर्थिक सर्वेक्षण। उसके चैप्टर वाइज चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।